डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। आज लीगल रिसर्च मेथडोलॉजी की सीरीज में हमारा टॉपिक है डाटा कलेक्शन। तो देखिए, डाटा कलेक्शन लीगल रिसर्च का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और डाटा कलेक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे इतने सब टॉपिक किए हैं। हम समझेंगे डाटा क्या होता है और डाटा कलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किन सोर्सेज से डाटा आता है, किस तरह से डाटा की सैम्पलिंग होती है और सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डाटा क्या है? तो जब आप लीगल रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो आपने इनिशियल अपनी प्लानिंग कर ली, जैसा आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा कि आपने हाइपोथेसिस परिकल्पना बना ली और आपने अपना रिसर्च डिजाइन कर लिया। अब उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको डाटा चाहिए। डाटा, बिना डाटा के आप कैसे लीगल रिसर्च करेंगे? तो स्पेशली जो सोशो लीगल रिसर्च होती हैं, जो फील्ड ओरिएंटेड रिसर्च होती हैं, वो बिना डाटा के नहीं होती है। तो जैसा पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप दहेज प्रथा की कुरीति पे अगर लीगल रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको फील्ड में जाना होगा और ये देखना होगा कि करंट कंडीशन में मैरिड वुमेन जिनके बारे में आप दहेज प्रथा की कुरीति का अध्ययन करने जा रहे हैं, उन वो क्या बोलती हैं, वो क्या फीडबैक देती हैं, उनके साथ कितनी क्रुएल्टी हो रही है और दहेज प्रथा की कितनी डिमांड हो रही है और समाज में एक्चुअल क्या कंडीशन है। तो डाटा के बगैर कोई भी फील्ड ओरिएंटेड या एम्पिरिकल या जो सोशल लीगल रिसर्च है कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो सिंपल टर्म में आप ये बोल सकते हैं कि डाटा वो सूचना होती है जो आप उस फील्ड से, जिसको लीगल रिसर्च के टर्मिनोलॉजी में यूनिवर्स बोलते हैं, उस यूनिवर्स से उस पॉपुलेशन के पास में जा करके उनसे बात करके इंटरव्यू करके जो कलेक्ट करके लाते हैं, जो आगे आपको विश्लेषण करने के बाद आपको रिपोर्ट बनाने में हेल्प करती है, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। अब डाटा कलेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप आगे क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर खाना बनाना है बट आपके पास सब्जी दाल और ये सामान ही नहीं है तो आपको पहले तो जाके लाना पड़ेगा। तो इसी तरह से लीगल रिसर्च के लिए जो नॉन डॉक्ट्रिनल या एम्पिरिकल या सोशल लीगल रिसर्च है, जिसमें आपको फील्ड से डाटा लाके ही आगे बढ़ना है, तो उसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लीगल रिसर्च के लिए, फील्ड ओरिएंटेड लीगल रिसर्च के लिए डाटा कलेक्शन एक रॉ मटेरियल के जैसा होता है, एक रॉ स्टफ के जैसा होता है, जिसको मिलने के बाद ही आप आगे के स्टेप पे जा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि डाटा के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो डाटा के सोर्सेज जनरली टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में मेनली दो कैटेगरी होती हैं लीगल रिसर्च के लिए, अथॉरिटेटिव सोर्सेज और सेल्फ कलेक्टेड। अब हम आगे देखेंगे इन दोनों में क्या क्या होता है मेनली, लेकिन इसके पहले हम सेकेंडरी सोर्सेज को देख लें। सेकेंडरी सोर्सेज मेनली डॉक्ट्रिनल रिसर्च के लिए यूज होती है। इसमें मेनली लॉ जर्नल और लीगल की बुक, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया और जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, हाई कोर्ट वगैरह के जर्नल निकलते हैं, उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये फील्ड ओरिएंटेड नहीं होती है सेकेंडरी सोर्स वाली। हाउएवर प्राइमरी जो होती है वो फील्ड ओरिएंटेड रिसर्च के लिए यूज होते हैं डाटा। अभी अथॉरिटेटिव सोर्सेज में मेनली तीन अथॉरिटी होती हैं, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो आप जैसे आपका टॉपिक होता है उसी हिसाब से आप उन अथॉरिटी से डाटा लेते हैं, उनसे अप्रोच करते हैं और उनकी मदद लेते हैं। सेल्फ कलेक्टेड में आप इंडिपेंडेंट होते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी मेथड से डाटा कलेक्ट करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें आप जा करके ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू पर्सनल भी हो सकता है और टेलीफोनिक भी हो सकता है। फिर एक क्वेश्चनियर का तरीका होता है डाटा कलेक्ट करने का। आप एक क्वेश्चन बनाते हैं और उन क्वेश्चंस को आप यूजर्स को भेज देते हैं, पॉपुलेशन को भेज देते हैं जहाँ पे आपको लीगल रिसर्च करनी है, और फिर उनको कलेक्ट करने के बाद आप उनका एनालिसिस करते हैं। और चौथा होता है शेड्यूल। शेड्यूल मतलब अनुसूची। अनुसूची में क्या है, आप बहुत डिटेल क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को आप खुद लेके जाते हैं उनके पास में और पूछ पूछ के उनसे भरते हैं। तो ये होता है शेड्यूल या अनुसूची का तरीका। लास्ट होता है इसमें
केस स्टडी या कमेंट्स। मान लिया पास्ट में किसी ने केस स्टडी कर रखी है या केस कमेंट्री कर रखी है तो आप उसको भी यूज करते हैं, पर चूज आप खुद करते हैं कि आपको कौन से केस कमेंट चाहिए या कौन सी केस कमेंट्री चाहिए। तो ये है प्राइमरी सोर्सेस से रिलेटेड। अच्छा, सैम्पलिंग फॉर डाटा। अभी सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है ये काफ़ी डिटेल टॉपिक होता है अपने आप में, क्योंकि किस तरह की आपकी लीगल रिसर्च है उस पर डिपेंड करता है। तो आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है और कौन सा एरिया या फील्ड या यूनिवर्स सेलेक्ट किया है अपनी रिसर्च के लिए, उस पर डिपेंड करता है। और वहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने पॉपुलेशंस हैं, उस तरह से आपको डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम वही टॉपिक लेते हैं जो हमने बाकी के वीडियो में लिया है। आप दहेज प्रथा पे अगर बात करने जा रहे हैं और आपने हाइपोथेसिस या परिकल्पना दहेज प्रथा पे बताई है कि शादीशुदा औरतों की दहेज प्रथा की वजह से क्या रेशियो में मौत होती है और क्या उसके कारण होते हैं, तो उसके लिए आपको पहले यूनिवर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्स मतलब आप पूरे इंडिया की बात कर रहे हो या आप सिर्फ यूपी या बिहार या किसी एक स्टेट की बात कर रहे हो या किसी एक जिले की बात कर रहे हो। तो आप जितना बड़ा यूनिवर्स सेलेक्ट करते हैं उतना ही आपका एरिया बड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे नंबर्स कितने हैं, नंबर्स मतलब वहाँ पे टोटल मैरिड वुमेन कितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से फिर आपको सैम्पलिंग डिसाइड करनी होती है। तो जनरली इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं कि आप कितने लोगों को आपको टच करना है, तो आपकी सैम्पलिंग कितने लोगों की होनी चाहिए। तो जैसे आपने एग्जिट पोल में देखा होगा ना, किसी स्टेट का जब इलेक्शन होता है तो ये एग्जिट पोल कैसे करते हैं, तो ये पूरी पॉपुलेशन से जाके नहीं पूछते हैं, तो ये सैम्पलिंग करते हैं। उसमें से फॉर एग्जाम्पल मान लिया 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख में से ये पहले प्लान करते हैं कि हम 100 लोगों को 1 लाख में से कलेक्ट करेंगे, तो 1 करोड़ में से ये फिर 1,000 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो इसी तरह से आप सैम्पलिंग करते हैं। बट एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जितने नंबर्स कम होते हैं उतनी ही सैम्पलिंग आप ज़्यादा कवरेज देते हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 100 लोगों को सैम्पलिंग में कवर करना है तो आप कोशिश करते हैं 100 के 100 से पूछ लें। बट आपको लाख को करना है तो आप लाख से नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें आप रेशियो सेलेक्ट करते हैं कि आप कितने से करेंगे। तो ये है सैम्पलिंग फॉर डाटा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ सैम्पलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितने टाइप की सैम्पलिंग होती है, और ये डिपेंड करता है अगेन कि आपका यूनिवर्स क्या है, आपकी हाइपोथेसिस क्या है और आपकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेस पे आप टाइप ऑफ सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि आप सिंपल रैंडम सबसे इजी तरीका है कि आप मैरिड वुमेन की इंटरव्यू लेने के लिए गए, आपको जो भी मिली आपने पूछ ली और जो आपका मन किया आपने वो पूछ लिया। एज ग्रुप का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी थोड़ी सी इससे इंप्रूव होती है स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब आपने डिसाइड किया कि मुझे दहेज प्रथा के लिए मैरिड वुमेन में सिर्फ 20 से 30 साल वालियों को पूछना है, तो ये हो जाएगा, आपने एक स्ट्रेटा बना लिया, स्ट्रेटिफाइड वे में आप जा रहे हैं। अगला होता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये उसका नेक्स्ट इंप्रूव लेवल है कि आपने स्ट्रेटिफाइड में भी प्रोपोर्शनेट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया मुझे 20 से 30 साल की लेडीज से पूछना है, तो आप उसमें भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 20 से 25 के एज वालियों से 40% से पूछना है और 25 से 30 वालियों से 60% पूछना है। तो ये हो जाता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा होता है अनप्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पे आप कोई अनुपात या प्रोपोर्शन नहीं रख रहे, आपने डिसाइड किया 30 से 40 के जितने मिलेंगे रैंडमली उनको हम इंटरव्यू करेंगे और दैट्स ऑल। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा होता है क्लस्टर सैंपलिंग और एरिया सैंपलिंग। अब आपने दहेज प्रथा पे सेलेक्ट किया, आपने स्टेट सेलेक्ट कर लिया और आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो डिस्ट्रिक्ट के आप सारे गांव या सारे कस्बे तो सेलेक्ट नहीं करने वाले, तो उसमें आप क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं या एरिया सेलेक्ट करते हैं और फिर वहां पे आप ऊपर वाले तरीकों में कोई भी सैंपलिंग अप्लाई करते हैं। फिर होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग का मतलब ये है कि आपने अपने रिसर्च डिजाइन या प्लानिंग में जो जो चीज़ें प्लान की हैं आप उससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं होते। आपने अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग सेलेक्ट किया है तो आप सिंपल रैंडम ही करते हैं, बीच में कुछ चेंज नहीं करते। और सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग मतलब आपने पहले से कुछ प्लान नहीं किया, आप जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से आप
अपने हिसाब से उधर डिसाइड करते हैं और आप एज ग्रुप को या कैटेगरी को या किस तरह से सैम्पलिंग करनी है उसको अपने हिसाब से वहाँ पे फेरबदल कर लेते हैं। और लास्ट में है पर्पजिव सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग। यहाँ पे आप फोकस सैम्पलिंग करते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि कितने दहेज प्रथा के केस कोर्ट में आए हैं, उनका मुझे एनालिसिस करना है कि उसमें कितने डेथ के हैं और कितने सुसाइड के हैं। तो ये होती है पर्पजिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हमने काफ़ी शॉर्ट में कवर किया है, लेकिन आपको आइडिया आ गया होगा इससे कि टाइप ऑफ सैम्पलिंग कैसे होती है और किस तरह से आप जब लीगल रिसर्च करते हैं तो अपनी सैम्पलिंग को प्लान करते हैं बेस्ड अपॉन यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो मुझे उम्मीद है आपका डाटा कलेक्शन का, लीगल रिसर्च का ये टॉपिक इन सब टॉपिक में कवर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मार्क करिए, और आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लिखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को उनके बेनिफिट के लिए शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।